नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। वर्ष 2026 भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में ये सहमति बनी। साथ ही दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा भी की गई। दोनों देशों ने जियोपॉलिटिक्स, यूरोप और वेस्ट एशिया के घटनाक्रम पर भी चर्चा की। साथ ही एकेडमिक सहयोग और पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर जोर दिया। तो किस तरह से भारत फ्रांस के संबंधों ने भरी है नई उड़ान और क्या है इसके मायने, यही करेंगे आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। दक्षिण फ्रांस में स्थित मार्सेई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और इस वाणिज्य दूतावास के खुलने से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे और उनका विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखा कि ये वाणिज्य दूतावास एक अहम सेतु है। ये हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूती देगा। मार्सेई का भारत से संबंध जग जाहिर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये शहर भारत सैनिकों का एक अहम बेस था। साथ ही ये वीर सावरकर के साथ भी निकटता के साथ जुड़ा है। उद्घाटन से पहले वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में खड़े भारतीयों ने दोनों नेताओं का अभिनंदन किया। एक भारतीय ने प्रसिद्ध फिल्मी गीत ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे गाकर सुनाया। यही गाना पहले फ्रेंच में, उसके बाद हिंदी में गाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बच्चों को अपने हस्ताक्षर दिए और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्सेई स्थित वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जाक में 205 भारतीय सैनिकों का स्मारक बनाया गया है। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1925 में इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में अपने संदेश में लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांतिप्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। उनकी बहादुरी कभी भुलाई नहीं जा सकती। विदेशी सरजमी पर शहीद भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। पोलैंड, फ्रांस, इजराइल, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और अगर हम बात करें अन्य कार्यक्रमों की, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने चर्चा की है। आर्थिक गलियारा भारत की G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। भारत इस गलियारे को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इन देशों के बीच सहयोग बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी और माल की आवाजाही सुगमता के साथ हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस दौरान मौजूद रहे। अजय में ये पहला मौका था जब किसी भी सरकार प्रमुख ने वहां पर दौरा किया। यहां 500 मेगावाट फ्यूजन पावर का उत्पादन होगा। भारत 4 सदस्य देशों में से एक है और बीते 2 दशक से इस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। दोनों नेताओं ने प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के तीसरे दिन भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं। India-France relations touch new heights, literally.
And these discussions on board the aircraft on a number of issues continued upon landing in Marseille, where the two leaders were joined by their larger delegations, and the discussions took place over the course of a dinner that was hosted by President Macron in honor of the Prime Minister. These discussions covered the entire gamut of our deep and diverse strategic partnership. The two leaders reviewed progress in the areas of defense, in the area of space, civil nuclear cooperation, and in the areas of health, as well as people-to-people cooperation between the two sides. और सीधे चलते हैं फ्रांस के मार्सेई में हमारी संवाददाता जेसिका हमारे साथ वहां से सीधे जुड़ी हुई है। जेसिका, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रमुख उपलब्धियां प्रधानमंत्री के इस दौरे की? एक बहुत ही अहम यात्रा रही है प्रधानमंत्री की, जिसमें आपने देखा, अभी आप बात कर रही थी, जब वो ईटर गए थे दोनों राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर एक विशेष एक्सपेरिमेंटल साइट है जिसमें इंडिया का काफी योगदान रहा है, ना कि 2006 से जब वो मेंबर बनी, बल्कि काफी कुछ सालों से, और काफी सारी इंडियन कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है। जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन को आपने इस समय देखा, वो एक बहुत ही विशेष और खास जगह है जहाँ पे एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में कंडक्ट हो रहे हैं, पर जो इंडिया का योगदान इसमें रहा है काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा एक जो नए दूतावास की उद्घाटन हुई है आज, वो भी काफी अहम रही है। इससे पहले काफी सारा जो डायस्पोरा था, करीबन 10,000 लोग जो मार्सेई पोर्ट सिटी के आसपास भी काफी समय से फ्रांस में रह रहे हैं, उनको कॉन्सुलर एक्सेस की काफी दिक्कत आती थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने फ्रांस के दौरे में इसकी अनाउंसमेंट करी थी, और आज हमने देखा काफी गर्व महसूस हुआ भारतीयों को जो वहां पे थे, और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया और उसके लिए एक सोल्यूशन दिया गया है। तो काफी जो हमारे भारतीय सहयोगी वहां पे थे, उन्होंने धन्यवाद जताया प्रधानमंत्री का इस कॉन्सुलर सर्विस को उनके लिए उनको प्रदान करने के लिए। तो काफी अहम दिन रहा इन दोनों इस पूरी विजिट में। और भूला न जाए जो आपका मजार सेमेट्री है, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जो कि तैनात थे मार्सेई पोर्ट में पहले विश्व युद्ध के दौरान। ये भी अपने आप में एक बहुत अहम बात है, और एक दर्शाता है कि फ्रांस और इंडिया के जो रिलेशंस है वो यहाँ से काफी आगे जाएंगे, जो हमने देखे थे 1998 में जब जैक शिराक। बिल्कुल, इन्हीं ऊंचाइयों पर आगे भी बात करेंगे। जेसिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, और हमारे साथ प्रोफेसर उम्मु सलमा बाबा जुड़ी हुई हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ JNU से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु दयाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में जो प्रगाढ़ता दिखाई दी, जो एनर्जी दिखाई दी, और जो एक तरह से जब प्रधानमंत्री का वहाँ पर आगमन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, पूरे दौरे में जिस तरह का एक जुड़ाव दिखाई दिया, ये क्या कहता है, ये कितना बड़ा संदेश है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन में जो दोस्ताना संबंध है, जो नज़दीकी है, वो तो हमेशा दर्शाई जाती है। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों नेता एक दूसरे से कितनी गर्मजोशी से मिल रहे हैं, उनमें कितना प्यार है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। और इस वजह से
जो दोनों कंट्रीज की बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती जा रही है और ये पार्टनरशिप कई क्षेत्रों में है और इन सब क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे में बहुत और आगे बढ़ा हुआ है, इनमें तरक्की हुई है, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, इन सब क्षेत्रों में हमने देखा कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इस दौरे में काफ़ी कामयाबी पाई गई है। तो मेरे विचार में जो दोनों नेता हैं उनके नज़दीकी संबंध जो हैं वो क्लोज बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। बिल्कुल बाबा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की एनर्जी संबंधों में दिखाई दी वही द्विपक्षीय वार्ता में और द्विपक्षीय संबंधों में और जो उसके जो आउटकम्स निकल के आए हैं उसमें भी दिखाई देती है जब तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेषकर अगर हम बात करते हैं नए वाणिज्य दूतावास की, ये दूसरा दूतावास है, ये भी अपने आप में अगर हम देखें तो कूटनीतिक रूप से कितना बड़ा एक कदम है। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले मैं आखिरी मुद्दा उठाती हूँ जो आपने कहा भी जो दूसरा ये दूतावास का जो उद्घाटन किया गया था और दोनों अध्यक्षों ने राष्ट्र के तरफ से एक दिखाया कि एक हमारा संबंध मजबूत है। अगर बारीकी से अगर आपने उस चित्र को देखा जब आपका कैमरा फोकस कर रहा था तो दोनों के हाथ उस बटन के ऊपर थे। देखिए छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि भारत के निवासी मूल रूप से जो वहाँ पे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है भारतीय सरकार द्वारा और ये प्रावधान किसी दूसरे देश में तो यानी उनकी सहमति इसमें होना बहुत ही अनिवार्य है। तो एक तरीके से भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छा आसान तरीका हो गया है दूतावास का वहाँ पे मौजूद होना। पर अगर उसको वाणिज्य के संबंध से देखें, राजनीतिक संबंध से देखें और आर्थिक रूप से देखें तो उसके बहुत ही मायने हैं। इससे आदान प्रदान और भी बढ़ेगा। लोगों के लिए तो आराम का एक काम तो हुआ है लेकिन इसमें एक दूरदर्शिता भी है कि अगर हम आईमेक कॉरिडोर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, भूमध्य सागर की बात करें तो ये एक उसके लिए एक आपसी दोनों देशों के संबंध का एक उदाहरण बन जाता है कि किस तरीके से पिछले साल इसके ऊपर विचार विमर्श करा गया, बताया गया और देखिए आज के वैश्विक जो मुद्दे हैं उसके अंदर इस तरीके की एक जो आपस में जो समझौता है, जो मित्रता है और जो उसके जो कार्यान्वित किया गया है प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, वो ये दर्शाता है कि फ्रांस और भारत के बीच में एक घनिष्ठ संबंध, अटूट संबंध जिसमें कि हम जैसे कहते हैं पारदर्शिता और ट्रस्ट, जो दो मुद्दे जो AI समिट में भी पेरिस में बात हुई थी वो बार बार सामने आ रही है। तो मैं मानती हूँ कि देखिए अभी भी आप ये चित्र दिखा रहे हैं, दोनों का वो हाथ इकट्ठे पकड़ के हिलाना इसी बात को दोबारा दोहराता है। बिल्कुल प्रभु दयाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब हम पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं और उन संबंधों से आगे बढ़ने की बात करते हैं ताकत के रूप में, तो भारत और फ्रांस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पर जिस तरह से फोकस करेंगे और जिस तरह से इस पे बात भी हुई है, अगर हम 2026 की ही बात करते हैं इनोवेशन ईयर के रूप में, तो कितना इसे आगे बढ़ते देखते हैं। और जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपना संबोधन भी दिया था तो उन्होंने कहा था कि भारत का टैलेंट और फ्रांस की टेक्निक अपने आप में ये बेजोड़ जो है अपने आप में संबंध दिखाता है और इसमें भी आगे की राह जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि क्या कुछ दोनों देश मिलकर करने वाले हैं। देखिए आगे की राह तो बहुत अच्छी नजर आ रही है और ये बात स्पष्ट हो जाती है अगर हम फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग हुई उस पर ध्यान दें। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री के दौरे से 4 बहुत बड़े नतीजे निकले। एक तो पहला ये कि अगला जो AI समिट होगा जो अगले साल होगा 2026 में, वो भारत में होगा और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भारत और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो अगले साल ईयर ऑफ इनोवेशन के तरह देखी जा रही है उस पर और बल मिलेगा उसको और इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पे जोर रहेगा। लेकिन दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा जो इस विजिट से निकला है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन में है
और अब दोनों देश कोलैबोरेशन करेंगे, को डिजाइनिंग, को डेवलपिंग एंड स्मॉल म्यूचुअल रिएक्टर्स, मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दैट इज SMR और AMR दोनों के संबंध में। ये एक बहुत बड़ा नतीजा है। तीसरी बात ये देखिए, न सिर्फ टेक्नोलॉजी बट दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक की बात हुई है कि दोनों देश जो है उनकी पार्टनरशिप अब सॉल्यूशंस देगी पूरे जो इस रीजन में जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा देखिए एक चौथा बहुत बड़ा नतीजा है वो मेरे विचार में, जो कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने के संबंध में बात हुई है, क्योंकि ये कोई कम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। जब तक पीपल टू पीपल टाइज और स्ट्रांग नहीं होते तो देशों के रिश्ते नहीं होते। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा निकला है मेरे विचार में। जैसा फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण नतीजे रहे हैं इस विजिट के। बिल्कुल। प्रोफेसर बाबा, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम AI की बात कर रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी बात हुई इसमें, तो AI भी एक बड़ा, आप मानती हैं कि जियो पॉलिटिक्स का एक बड़ा सब्जेक्ट इस वक्त निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल सही बताया रमा आपने। आई थिंक आज के समय में जियो पॉलिटिक्स को आप जियो टेक पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी किसके पास है। कुछ देशों के पास ये एक बहुत ही मजबूत तरीके में है, कुछ कंपनियों के पास है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी के आधार पे जियोपॉलिटिकल डिवाइड सामने उभरता नज़र आ रहा है। और ये समिट उस बात की तरफ हमारा इशारा करता है कि क्या हम मानवता के इतिहास में एक नए कगार पे खड़े हैं, जहाँ पे हम सम्मिलित रूप से सबको एक साथ लेके चल सके। प्रधानमंत्री का मैं मानती हूँ जो देश के अंदर उन्होंने दिया था एक स्लोगन, सबका साथ सबका विकास, वो आज उस चीज़ को वो पूरे विश्व में लेके गए कि देखिए ये जो AI का टेक्नोलॉजी है, इससे दोबारा देशों के बीच में, लोगों के बीच में दरार नहीं पड़नी चाहिए। सबका साथ सबका विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके सब लोगों को जोड़ सकें। खास तौर पे ये और भी हमारे लिए महत्व की बात है और देश के लिए गर्व की बात है कि देखिए फ्रांस यानी पश्चिमी राष्ट्रों का एक सदस्य और भारत जो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है और अग्रसर भी हो रहा है, दोनों जो देशों के अध्यक्ष जब वहाँ पे खड़े थे तो एक जॉइंट मैसेज जा रहा था कि साथ में मिलके हमें करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं मानती हूँ कि जो AI समिट में हमने पेरिस में कल देखा। बिल्कुल। प्रभुदयाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, केवल वेस्ट, अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट एशिया की ही नहीं, यूरोप की ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की बात भी एक बार फिर जोर शोर से उठाई, AI समिट की बात की और उन्होंने कहा कि जब भारत में ये होगा तो उसमें ग्लोबल साउथ के देश भी इसके अंदर शामिल होंगे। देखिए, जो बातचीत हुई है उस पर हम अगर गौर करें तो बहुत जो इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको कवर किया गया। जैसे यूरोप में जो हुआ, रशिया यूक्रेन के वॉर और उसके जो फॉल आउट है, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है, इंडो पैसिफिक में जो क्राइसिस है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे विश्व को अपना असर डाल रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो विकासशील हैं, सब गरीब हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर होता है ऐसी समस्याओं का। तो प्रधानमंत्री हमेशा ग्लोबल साउथ के देशों के हित के बारे में सोचते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को एडमिट करके अफ्रीका की वॉइस को वहां पर सुना जाए, इसके पे जोर दिया। तो ग्लोबल साउथ के जो हितों में काम करना हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य रहा है। और इस मीटिंग में भी जो मैक्रो साहब के साथ उन्होंने की, तो इन सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे जो उन्होंने वार्ता की, जरूर इस बात पे जोर देकर कि ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर बाबा, छोटा सा एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। किस तरह से हम देखते हैं, पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की दृष्टि से ये कितना अहम रहा? क्या कुछ आगे चाहे टेक्निक की बात हो, चाहे कौशल विकास की बात हो, या नए बाजार की बात हो, क्लीन एनर्जी की बात हो, क्या कुछ खास मिलेगा? और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री आज वार सिमेट्री में गए, वहाँ पर देश के जो गुमनाम नायक हैं उनको सम्मान देने का मुद्दा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और अब विदेशों में ही, तो
सम्मान के साथ साथ कितनी श्रद्धा की बात और कितने भावुक कर देने वाले वो पल थे। वाकई अभी जो दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए वो इतिहास का एक अटूट सत्य है जिसमें भारत उस समय जुड़ा हुआ था। तो हमारे वीर जो उनको श्रद्धांजलि देना बनता है और उस चीज़ को सामने देश के सामने लाना भी बहुत महत्व रखता है। तो इस चीज़ को ये दोनों चीज़ें दिखाता है, इतिहास जो बीत चुका है और आने वाला कल जिसमें कि इनका योगदान आगे हमारे भविष्य में एक नई लहर लेके आएगा। और वो भविष्य पिछले 2 दिनों में जो AI समिट पेरिस में हुआ था उसमें हमें दिखा। तो उस चीज़ को अगर देखें तो प्रधानमंत्री का पहल ना केवल भारत के लिए पहल था कि भारत में देखिए कौशल है, स्किल है, टैलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है। और देखिए जो सुपर कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर्स हैं, भारत भी उस लिस्ट में शामिल है, डेटा में भी हो रहा है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक नई सोच चाहिए, एक नई सोच जो कल और आज और आने वाले कल को वो नई सोच और रिश्तों में मजबूती साफ तौर पर दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बावा, बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतने महत्वपूर्ण रूप से इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।